नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यू प्रश्न लेकर के आया हूँ। कितने प्रश्न हैं? टोटल 30 प्रश्न हैं जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बोर्ड एग्जाम में आने के। ठीक है ना? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि आपने 30 बहुविकल्पीय प्रश्न में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। ठीक है ना? इससे हम अनुमान लगाएंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और आप लोग बोर्ड एग्जाम में कैसा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह कौन सा है? CHO है कि COO है? यहाँ पर ये ऊपर दो बॉन्ड हैं। ठीक है ना? और सिंगल बॉन्ड OH है कि सिंगल बॉन्ड OCH3 है? अब यहाँ पर देखो, जो लोग पढ़े होंगे क्रियात्मक समूह वो जानते होंगे कि ब्यूटेनॉन में कीटोन क्रियात्मक समूह है और कीटोन क्रियात्मक समूह का चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है ना? ऑप्शन बी इसका सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मेथेन को कि एथेन को कि प्रोपेन को कि उपरोक्त सभी को? तो ध्यान देना, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मेथेन को, क्योंकि ये सड़े गले पदार्थों से भी बन जाती है। ठीक है ना? उसके बाद देखो अगला, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। पिछले 2 सालों से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, कई सेटों में रिपीट हुआ है, इसलिए प्लीज़ इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। देखो AgCl, दूसरा है PbNO3 का होल्ट वाइस और FeSO4 कैल्शियम कार्बोनेट। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है FeSO4। ठीक है ना? फेरस सल्फेट। ऑप्शन सी इसका सही है। अब देखिए, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन घटता है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? अब देखो, अगर देखा जाए ना तो उपचयन अभिक्रिया में होता क्या है कि जो पदार्थ उपचयित होता है उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है ना? और साथ में हाइड्रोजन घटता भी है। तो कहने का मतलब कि इसमें दोनों चरण फॉलो होते हैं, यानी उपरोक्त तो दोनों इसका सही है, ऑप्शन सी। ठीक है? अब देखिएगा अगला, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान क्या है? अब अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि H2SO4 जो है ये एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसी को कहा जाता है। ठीक है ना? अब जो भी अम्ल होता है उसका pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है ना? 7 पर उदासीन होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है। अगर कोई भी क्षार होगा तो उसका pH मान हमेशा 7 से अधिक होगा, और अगर जल होगा तो उसका 7 होगा, और वहीं पे अगर कोई अम्ल है तो उसका 7 से कम होगा। तो जब ये अम्ल है तो इसका pH मान 7 से कम होगा। ठीक है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर की, धावन सोडा की, खाने वाला सोडा की, उपरोक्त सभी? तो आप लोग जानते होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण इसी को कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है ये पीने वाले पानियों को जीवाणुओं से मुक्त करने में प्रयोग होता है, और जबकि धावन सोडा जो है ये जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में प्रयोग होता है। वहीं पे खाने वाला सोडा जो है खाने को जल्दी पकाने के लिए यूज होता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है? अगला देखो, शुद्ध जल का pH मान क्या है? देखिए ध्यान देना, कई लोग गलती करेंगे और उदासीन में लगा करके चले आएंगे, वहीं पर उनका 1 नंबर कट जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि शुद्ध जल का pH मान आपसे पूछा जा रहा है, शुद्ध जल की प्रकृति आपसे नहीं पूछी जा रही है। ठीक है ना? अगर प्रकृति पूछी जाएगी कि शुद्ध जल की प्रकृति कैसी है तो आप उदासीन लिख सकते हो, लेकिन शुद्ध जल का pH मान अगर पूछा जाएगा तो आप लोग 7 लिखेंगे। ठीक है ना? ध्यान देना, ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखो, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिप्सम से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ठीक है ना? अगला है CaOCl2, तीसरा है CaOH का होल्ट वाइस, और अगला है सभी। अब यहाँ पर देखिए, जिप्सम जो है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला, 1 बिलियन का pH मान 7 है, उस बिलियन की प्रकृति क्या होगी? ध्यान देना, यही प्रश्न, जल वाला प्रश्न यहाँ से रिपीट करके यहाँ पर आ गया है। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उदासीन, ऑप्शन डी है लवणीय। तो कोई भी विलयन जिसका pH मान 7 रहेगा तो उदासीन होता है। ठीक है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? ये आपको ध्यान देना है। तो फेरस है कि जिंक है कि Cu है कि Mg है? ठीक है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Cu। ठीक है? ऑप्शन सी सही है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन पेपर है। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ क्रिया कर लेती है? ठीक है? सोडियम कैल्शियम, या फिर फेरस, या फिर
Cu यानी कॉपर या फिर मैग्नीशियम। तो देखिए कोई भी धातु है, अगर आप सोडियम को अगर पानी में फेंकेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा अभिक्रिया कर लेती है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। तो ध्यान देना, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला, एसीटोन का IUPAC नाम है। एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला, मेथेनॉल का रासायनिक नाम क्या है? एथेनॉल है, एसीटोन है, फार्मेल्डिहाइड है, ये सभी है। तो ध्यान देना कि मेथेनॉल अगर रहेगा तो आप लोग फार्मेल्डिहाइड करेंगे, यहीं पर अगर एथेनॉल रहेगा तो आप लोग एसीटल्डिहाइड करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे? एसीटल्डिहाइड। लेकिन जब मेथेनॉल है तो फार्मेल्डिहाइड लिखेंगे। अब अगला देखिए, निम्न में से अम्लीय लवण है कौन सा? NaCl की NaHSO4, Na2SO4 की KCN। तो अम्लीय लवण जो है उसका एक करेक्ट एग्जाम्पल है NaHSO4। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, किसी लेंस की क्षमता क्या होती है? किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, या फिर वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, या फिर फोकस दूरी की आधी होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। ठीक है, यानी कि f का व्युत्क्रम। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है किसी लेंस की क्षमता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, सामान्य नेत्र का दूरबिंद क्या होता है? देखो 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 5 मीटर, अनंत पर। तो सामान्य नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितनी? 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर या फिर -25 सेंटीमीटर। तो देखो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो आर क्या होगा, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? देखिए यहाँ पर फोकस दूरी हमें दे दिया गया है, 10 सेंटीमीटर हमें फोकस दूरी दे दिया गया है और वक्रता त्रिज्या पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि फोकस दूरी की दोगुना होती है वक्रता त्रिज्या। तो 10 का दोगुना कर दो, 20 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? अब देखो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कोई उत्तल लेंस है, आप लोग उसकी क्षमता निकालेंगे, यानी कि P बराबर 1/f करेंगे। तो 1/50 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है ना, तो 1/1/2 लिखेंगे, जो पलट के कहाँ चला जाएगा? 2 चला जाएगा। ठीक है ना, तो 2 डायोप्टर इसका आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शुद्ध रक्त बहता है कहाँ पर? फुफ्फुस धमनी में, या फिर पश्च महाशिरा में, अग्र महाशिरा में, या फिर फुफ्फुस शिरा में। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर फुफ्फुस शब्द आ जाएगा, फुफ्फुस शब्द आ जाएगा तो शिरा और धमनी का काम उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि अगर यहाँ पर फुफ्फुस, देखिए शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जब फुफ्फुस आ गया तो इसका मतलब ये है कि फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहेगा। यहीं पे धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जब फुफ्फुस शब्द आगे जुड़ गया, यानी पल्मोनरी शब्द आगे जुड़ गया, तो इसका मतलब ये है कि इसका काम उल्टा हो जाएगा, यानी हमेशा शुद्ध रक्त बहाती थी लेकिन अब ये अशुद्ध रक्त बहाएगी। तो यहाँ पर शुद्ध रक्त बहने का पूछा जा रहा है तो फुफ्फुस शिरा में आप लोग लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, वृक्कों का क्या कार्य है, यानी किडनी का क्या काम है? श्वसन करना, परिवहन करना, उत्सर्जन करना या पाचन करना। तो वृक्कों का काम है दोस्तों उत्सर्जन करना। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, निषेचन के बाद फल में बदलता है कौन? बाह्यदल की पुंकेसर की अंडाशय की बीज अंडासन। तो इसका कौन सा सही है? तो अंडाशय इसका सही है। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, कई लोग वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं, भाई लाइक कर दिया करो, रात में जाग जाग आप सभी के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा या बीजाणुओं द्वारा। तो देखिए हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है दोस्तों मुकुलन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 44 की, 45 की, 46 की, 47। तो मनुष्यों में गुणसूत्र 46 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला देखो,
आनुवंशिक लक्षणों के रासायनिक कारक क्या हैं? डीडीटी की डीएनए की प्रोटीन की कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए आनुवंशिक लक्षण जो है वो डीएनए के कारण होते हैं, यानी डीएनए इसके रासायनिक कारक हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मेंडल ने, कि जोहानसन ने, कि बीजमान ने, कि एवरी ने। तो देखिए जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? देखिए फोकस दूरी हमें दे दिया गया है, P बराबर 1/f आप लोग जानते हैं, तो P लिखेंगे और 1/f की जगह पर 2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो जो क्या हो जाएगा, 1 में जब 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.5 डायोप्टर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब अगला देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2, ठीक है। F बराबर R/2 होती है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट, 756 वाट। तो इसका करेक्ट आंसर है 746 वाट, ठीक है। और यहाँ से आज की वीडियो खत्म होती है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने सही किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि रोजाना की ऐसी ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचेगी।